इस्मा एक्ट को तुरंत लागू करना चाहिए। देखिए, इस्मा एक कानून है, 1968 में इसे लाया गया था। इसका पूरा नाम होता है एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट। इस कानून में यह कहा गया है कि जब कभी भी एस्मा किसी चीज पर लागू हो जाएगा तो उस डिपार्टमेंट के लोग हड़ताल पर नहीं जा सकते हैं। अगर हड़ताल पर चले गए तो उन्हें बिना वारंट, बिना एफआईआर उनको जेल में डाल दिया जाएगा, नौकरी भी चली जाएगी, 6 महीना जेल भी हो जाएगा। इस्मा लगाने की सूचना अखबारों से दे दी जाती है। देखिए, एस्मा लगाना जरूरी भी है, क्योंकि जिनके पेशेंट मर रहे हैं तो बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो डॉक्टरों से बदसलूकी कर दे रहे हैं, या बहुत से ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां सैलरी नहीं मिली है डॉक्टर और नर्स को। अगर ऐसे में ये डॉक्टर और नर्स छुट्टी पे चले जाएं या हड़ताल कर दे, या ऑक्सीजन सिलेंडर में है, जैसे आपको याद होगा गोरखपुर मेडिकल कॉलेज की घटना, ऑक्सीजन वाले को पैसे की पेमेंट नहीं थी तो ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दिया था, जिससे कि बहुत सारे लड़के मर गए थे, छोटे बच्चे। तो एस्मा एक्ट लगने के बाद ऐसा कोई नहीं कर सकता। अगर ऐसा करता है तो दंडनीय अपराध हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को भी अब जहां जहां खतरनाक एरिया है वहां एस्मा एक्ट को लगाना चाहिए, ताकि ऐसी कोई घटना ना हो, कोई भी वहां छुट्टी पे ना जा सके। क्योंकि अभी के वक्त में डॉक्टर, ऑक्सीजन की सप्लाई वाले हैं, इन लोग की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब गवर्नमेंट को कौन सलाह दे? हम जाके बोलेंगे? इनको का कौन सलाह दे दिया मोदी जी को कि रेडियो पे आके बोल रहे हैं कि लड़का लोग एग्जाम में सबसे पहले जो खतरनाक क्वेश्चन होता है, टफ क्वेश्चन, उसको सॉल्व करो। भैया माथा पगला गया। जिंदगी भर हम लोग यही पढ़ाए लोग कि पहले आसान क्वेश्चन को सॉल्व करो ताकि मेंटलिटी प्रेशर कम हो जाएगा, तुमको भी रिलीफ मिलेगा। भैया आधा क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिए। अब इनको पता नहीं कौन सलाह दी। आपको भी पता है कि प्रधानमंत्री जो भी बात बोलते हैं उन्हें कोई सलाह देता है, वो बताता है, तभी वो बोलते हैं। ये पता नहीं किसको किसको सलाह देने में रखे। अब सारा लड़का टीचर परेशान है। हमसे कई टीचर फोन करेंगे, बताइए ना सर, हम लोग तो लड़का को ही पढ़ाए, आप ही कुछ बोलिए। स्टूडेंट हम लोग को कहता है कि सर आप तो हमेशा यही समझाएं, और वही होता भी है। अगर कोई लड़का अगर सोचेगा कि पहले टफ क्वेश्चन कर दे तो गारंटी फेल होके आएगा। तब इनको कौन सलाह दे रहा है? हम क्या बताएं? मोदी जी आप इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को हॉस्पिटल में भेजिए, इसमें एक लगाइए। हम लोग का बात ना मानेंगे तो हम क्या करें भाई, हम तो पढ़ाएंगे। देखिए, हम लोग की भी लापरवाही है। कोरोना को फैलने में सेकंड वेव में, फर्स्ट फेज में तो चाइना जिम्मेदार था, हम लोग जानकार नहीं थे, लेकिन सेकंड फेज के लिए पूरी तरह हम ही जिम्मेदार हैं। शादियों में खूब धूमधाम से पार्टियां चलने लगी, लोग सड़कों पर इधर उधर बिना मास्क के पहनने लगे, घूमने लगे, खुद पुलिस वालों से उलझने लगे, आपका मास्क कहाँ है, ये कहाँ है। सड़कों पे वैसे ही भीड़ भाड़ हो गई। चुनावी रैलियों को तो छोड़ दिए, बस वगैरह में तो जो पहले तरह थी लोग भूल गए। लोग कहाँ कोरोना है, कोरोना से तो कुछ हो ही नहीं रहा है। जो गधा ये बोलता है कि कोरोना से कुछ नहीं होता, उसको पकड़ के कोरोना वार्ड में घुसा देना चाहिए जहां कोरोना का मरीज है। देखिए उसे थोड़ा देख के मर जाएगा, कितना बुरा हाल है कोरोना का यहाँ पर। तो हम लोग भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। और कुछ तथाकथित राजनीतिक लोग में भी देखिए, उत्तराखंड में जो कुंभ हुआ, यहाँ पर महामंडलेश्वर जी की मृत्यु हो गई, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बहुत ही योग्य साधु संत थे वो लोग। तो इनमें आप देखेंगे लगभग 60 से 70 साधुओं को कोरोना हो गया। लगभग 500 से ज्यादा वहां पे जो पर्यटक गए थे लोग वहां पे, उन्हें कोरोना हो गया। तो इस पे भी थोड़ा सा लगाम लगा देना चाहिए। अब मीडिया वाले पूछने लगे, सब देखिए मीडिया का तो काम है सवाल पूछना, इन लोग से पूछने लगे कि भैया ये कुंभ में इतना भीड़ क्यों लगा रहे हैं। साहब आप कहीं भी धार्मिक जाइए, धर्म किसी बंधन का मोहताज नहीं होता है। इन लोग का लॉजिक देखिएगा उत्तराखंड गवर्नमेंट का। तो इनका कहना है कि कोरोना खुले में, कुंभ का मेला खुले में हो रहा है, खुले में कोरोना थोड़ी फैलता है। अरे भाई साहब, तो भारत की जितनी सड़कें हैं ना, सारी सड़कें खुली हुई हैं। खुले में कोरोना नहीं होता है तो सड़कों पर लॉकडाउन की क्या जरूरत है? सड़कों पर भी खुला छोड़ दिया जाए। भाई देखो, कहीं पे भी, पिछली बार भी देखिए हमारे बिहार और झारखंड में जो सावन का महीना आता है तो कांवड़ यात्रा जो जाते हैं लोग बोल बम में, इतना भव्य यात्रा निकलती है। लेकिन पिछली बार कोरोना की वजह से नहीं निकली थी। तो शंकर जी को भी पता है कि भाई हमारे श्रद्धालुओं में भी थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पे। तो आप सब सुरक्षित रहें, हम रहेंगे तो सब कुछ रहेगा। अब देश बनता है वहां के लोगों से, ऐसे कोरोना फैल जाएगा तो इससे कोई फायदा नहीं। जो बाकी का असर था वो बंगाल चुनाव कर दिया। अभी हमारे राहुल बाबा हैं, दीदी जी हैं ममता बनर्जी, हमारे अमित शाह जी हैं, ये मोदी जी हैं, इनमें किसी का आप मास्क नहीं देखेंगे। यार भाई, ये भी एक आधा जगह तो ये मास्क लगा घूमती है, आधा ये नहीं घूमती। तो जो चुनाव है आप देखेंगे, मीडिया भी महाराष्ट्र को कवर करेगा, वहां कोरोना है, मध्य प्रदेश में कोरोना है, राजस्थान में, बंगाल में कोरोना का ग्राफ नहीं दिखा जाएगा। जबकि ये इलेक्शन खत्म होगा, इतना भयानक कोरोना यहाँ आएगा 30 तारीख तक में, अप्रैल के बाद, अप्रैल में बंगाल का चुनाव खत्म होगा। उसके बाद सबको याद आएगा लॉकडाउन करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग। देख रहे हैं यहाँ पे किसी भी सोशल डिस्टेंसिंग को देखिए, यही 3 बड़ी बड़ी पार्टियां यहाँ लड़ रही हैं लोग, इन लोग का सोशल डिस्टेंसिंग देखिए, धज्जी उड़ा दिया गया सोशल डिस्टेंसिंग का। भारत सरकार को ब्रिटेन मॉडल को अपनाना चाहिए। ब्रिटेन में कोरोना का जो वेव है, सेकंड वेव, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। उस वेव से वो ब्रिटेन ने क्या किया कि उसने पूरे देश में लॉकडाउन नहीं किया। उसने देखा कि जिस एरिया में कोरोना के ज्यादा मरीज मिल रहे हैं उस मोहल्ले को 100% लॉकडाउन कर दिया, कोई नहीं निकल सकता है, पूरी तरह से कंटोनमेंट जोन बनाया 100%। वहां पुलिस उतार दिया चारों ओर से, इधर के लोग आ नहीं सकते, वहीं खाना वाना पहुंचा दिया। तो जगह जगह ऐसे करके कंटोनमेंट जोन बना दिया। इससे क्या है कि जिसका रोजगार चल रहा है वो भी ठीक है, और जो कंटोनमेंट जोन है वहां पे जब तक कंटोनमेंट से खत्म नहीं होता है तब तक ठीक नहीं, उस एरिया को नहीं छोड़ा जाता। तो भारत सरकार को भी यही नियम अपनाने चाहिए। दूसरा, ब्रिटेन ने वैक्सीनेशन को बहुत तेज किया और हमारे यहाँ वैक्सीनेशन बहुत ही धीमा चल रहा है। उल्टे से वैक्सीनेशन हमारे यहाँ धीमा चल रहा है, जनसंख्या इतनी ज्यादा है, उस पर से वैक्सीन को बाहर निर्यात किया जा रहा है। भाई इतना वैक्सीन अभी भारत में नहीं है कि निर्यात किया जाए, खुद के हाथ जला के दूसरे का कोई मदद नहीं करता है यहाँ पर वैक्सीनेशन। और रही बात भारत में, तो आधा लोग तो वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं लोग, कुछ कर। अरे भाई, एक से एक आदमी को देखे, एक मेरी मम्मी को आके कह रहा था कि आप वैक्सीन लगा दिए तो किडनी खराब हो जाएगा। अरे भाई साहब, ये वैक्सीन फेफड़ा को बचाने के लिए, कोरोना फेफड़ा को अटैक करता है, किडनी से इसको क्या मतलब है वहां पे?
तो ऐसी भ्रांतियां भी फैली है। तो वैक्सीन को ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए। हम गवर्नमेंट को भी कहते हैं कि वैक्सीन प्राइवेट को भी उपलब्ध कराइए, ऐसे सेंटर्स बनाइए जहां पे वो लोग भी आगे बढ़े ताकि वैक्सीनेशन तेजी से हो सके। आप गवर्नमेंट को भी कहते हैं हाथ जोड़ के कि कुछ ऐसे वैक्सीन कर दीजिए हम लोग से कि भैया आप एक काम कीजिए, जैसे जो जो सक्षम है, जैसे हमको गवर्नमेंट कर देगी कि खान सर आप हमको इतने पैसे दे दीजिए, हमसे वैक्सीन ले लीजिए, तो हम उनको जितना पैसे देके वैक्सीन ले लेंगे और हमारे जो स्टूडेंट है कम से कम हम उनको तो लगा सकते हैं, कुछ जिम्मेदारी दूसरे को दिया जा सकता है ताकि एक सेंटर बना जाए, तेजी से हो। हर चीज अगर केवल गवर्नमेंट करने लगेगी तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। हालांकि गवर्नमेंट कहीं कसर नहीं छोड़ी है वैक्सीनेशन में, वैक्सीनेशन में तो गवर्नमेंट बहुत तेजी से कर रही है, नो डाउट। अब कुछ लोग को ऐसा लग रहा है कि जवान लोगों को अलग वैक्सीन लगेगा, बूढ़े लोग को अलग लगेगा। अरे भैया वैक्सीन एक के है, कैटेगरी इसलिए कर रहा है कि एक साथ भीड़ मत लग जाए, सारे लोग मत चला लो। एक ये भी गड़बड़ है हमारे यहाँ। कोरोना का हमारे अर्थव्यवस्था पे भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। इस कोरोना ने जो अमीर थे उनको एकदम अमीर बना दिया, जो गरीब थे उनको एकदम दरिद्र बना दिया। इस कोरोना में सबसे ज्यादा अगर कोई पिसा है तो बेचारा मिडिल क्लास का आदमी पिसा है। गरीब व्यक्ति का तबका का था तो उसे समाज को भी एक सहानुभूति थी कि नहीं हमें इनकी मदद करना है। बेचारा मिडिल क्लास वाला किसी से रो भी नहीं सकता है, मांग भी नहीं पा रहा था। मिडिल क्लास को इतनी क्षति पहुंची है कि 5 से 7 साल लग जाएगा वो अपनी क्षति पूर्ति करते वक्त, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। ब्यूटी पार्लर, जिम हो गया, सिनेमा घर हो गया, कोचिंग हो गया, ट्यूशन हो गया, स्कूल हो गया, ये सारे चीज जो है इतनी बुरी तरह प्रभावित हो गए। कई होटल वाले लोग को तो देखते बेचारा उस सबको रेंट तक नहीं आ रहा। क्या कीजिएगा, बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है यहाँ पे। स्टूडेंट्स लोग का पढ़ाई वगैरह भी बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुआ है वहां पर। अब पढ़ाई का मान के चलिए ऑनलाइन वो लोग कर सकते हैं, लेकिन बहुत सा पिछली बार लॉकडाउन में कई स्टूडेंट मेरे पास आया था कि सर लॉकडाउन में थे, मकान मालिक पैसा मांग रहा था, हम लोग कहां से देते, तो हम लोग का सामान फेंक दिया, उसी में हम लोग का ओरिजिनल मार्कशीट, सर्टिफिकेट ये सब था। तो भाई साहब इस बार जितने स्टूडेंट हैं अपना जरूरी चीज अपने लॉज में मत रखिएगा, वरना पता नहीं किसका दिमाग कैसा घूमेगा, कोई नहीं जानता है। क्योंकि आज का जो समाज है, आजकल कोई आपके व्यवहार को नहीं देखता है, इंसानियत कोई नहीं देख रहे हैं। आज के वक्त में लोग होठ की नहीं नोट की भाषा सुनते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स को भी कहते हैं कि अपने लॉज वगैरह में बहुत कीमती चीज मत रखिएगा यहाँ पे, क्योंकि लॉकडाउन कब कितना लगेगा, ये सेकंड फेज फर्स्ट फेज से ज्यादा खतरनाक है। आप जहां रहिएगा वहां सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कीजिए। हम अगर सुधार करेंगे, खुद का बचाव करेंगे तो ज्यादा बेटर है। कोरोना बहुत ही खतरनाक है जो सेकंड फेज का है। और रही बात की कौन सी वैक्सीन अच्छी है, फाइजर, मोडर्ना, कोविडशील्ड, कोवैक्सीन, ये क्या है, सीटी वैल्यू क्या है, इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से वैक्सीन काम करता है।